Hi everyone, I am hoping you all are doing fine and your studies are going well. So guys, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर नंबर 19। ठीक है, पेपर नंबर 19 जो है गाइस वो फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा का पूरा 100% कोर्स कंटेंट जो इसका कराऊंगा, इंक्लूडिंग थ्योरी और प्रैक्टिकल। इसका जो मीडियम रहेगा वो हिंदी रहेगा। हिंदी रीजन इज दैट आपने देखा होगा मेरी जितनी भी सारी वीडियोस होती है वो सारी की सारी एग्जाम स्ट्रेटेजी, एग्जाम इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, वो सारी जो मेरी वीडियोस होती है वो इंग्लिश में होती है। रीजन इज दैट कि हमारे जो साउथ के फ्रेंड्स हैं, साउथ के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, लेकिन जो स्टडी रिलेटेड होगा पेपर नंबर 19 और 20 में हिंदी में कराऊंगा। इसका रीजन ये है क्योंकि आपने देखा होगा मेजोरिटी जो ऑडियंस है या जो स्टूडेंट्स है वो हिंदी से ही है। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश से भी करा सकता था, लेकिन हिंदी से है, इस वजह से ही पेपर नंबर 19 और पेपर नंबर 20 जो है वो मैं पूरा आपका 100% जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराऊंगा। इन दोनों पेपर के होने के बाद भी मैं कुछ और पेपरों को आपके लिए कराऊंगा, बट एट प्रेजेंट अब मैं इन पेपर नंबर 19 और 20 को करा रहा हूँ। ठीक है, तो साउथ वाले प्लीज स्टूडेंट वो भी मैनेज करें, क्योंकि ट्राई कर सकता हूँ बट मैक्सिमम जो ऑडियंस है हमारी दोस्तों वो किसकी है, हिंदी मीडियम की है। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर नंबर 19। इसके अलावा पेपर नंबर 20 भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ आपको। ये दोनों ही जो स्टडी नोट है दोस्तों, पेपर नंबर 19 और 20 काफी इजी है। हाई स्कोरिंग मार्क है, आपने देखा होगा फाइनल ग्रुप 4 में अगर किसी को अपना ग्रुप निकालना है या जो भी बोथ ग्रुप देना चाहता है तो सेटअप करवाना चाहता है, पेपर नंबर 19 और दोस्तों 20 जो होते हैं ना वो हाई स्कोरिंग होते हैं। सेल्फ स्टडी से हो जाता है, मैंने भी सेल्फ स्टडी किया था, काफी अच्छा स्कोर किया था। मैक्सिमम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं बट कई लोग क्लासेस भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्लासेस लेना कोई बुराई नहीं है। बट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनके लिए करा रहा हूँ जो लोग क्लासेस नहीं ले रहे और सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ, जब तक एग्जाम होते थे दोस्तों ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में जब एग्जाम होते थे तो ऑफलाइन में एग्जाम हुआ करते थे दोस्तों, मैं आपको बोलूँ 65 प्रैक्टिकल आएगा, 35 थ्योरी आएगा। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो 50 मार्क्स तक भी ऑप्शनल मिलाकर दोस्तों पेपर नंबर 19 और 20 जो है वो आपका थ्योरी में इंक्लूड हो जाता है। तो यानी 50 हम बोल सकते हैं थ्योरी, तो यहाँ पर हमें ऑनलाइन एग्जाम में थ्योरी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए एक बार कोर्स कंटेंट देख लेते हैं इसका। दोस्तों ये इसका कोर्स कंटेंट है। सेक्शन ए कॉस्ट ऑडिट, आपके 6 स्टडी नोट है। ये आपका 35 मार्क का। मैनेजमेंट ऑडिट आपका 15 मार्क का है। 5 स्टडी नोट इसमें आपके हैं। उसके बाद आपके 4 स्टडी नोट सेक्शन सी में है, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट एंड अदर रिलेटेड इश्यूज, 25 मार्क का है। केस स्टडी, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ए बी और सी अगर आपने ढंग से कर लिए तो आप डी सेक्शन ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट कर लोगे। तो चारों सेक्शन में कराऊंगा, इजिली सारे हो जाएंगे हमारे से। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 1, स्टडी नोट नंबर 1 आज स्टार्ट करते हैं हम अपना। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी अगर किसी भी टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑडिट जो है, कौन इंस्टीट्यूट जो है वो कॉस्ट ऑडिट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, फर्स्ट कॉस्ट ऑडिट कैसे था, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे हम। एक बार हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 1944 ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया was established under the Companies Act 2013। यानी 1944 तक जो ICWA इंस्टीट्यूट था वो अपना सेपरेट किसी एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश नहीं था। वो कंपनीज एक्ट 2013 में हमने बोल दिया था कि भाई आपको कॉस्ट ऑडिट को करना है एज अ लिमिटेड कंपनी, बट 1959 में देखा कहानी पलटी है। The Institute of Cost and Work Accountant was established under Cost and Work Accountant Act 1959। और 2012 में The Institute of Cost and Work Accountant of India was renamed as the Institute of Cost Accountants of India। यानी 2012 में इसका क्या नाम रख दिया, पहला था The Institute of Cost and Works Accountant of India, इसको रीनेम करके हमने कर दिया The Institute of Cost Accountant of India 2012 में। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट। पहली कॉस्ट ऑडिट कब हुई थी? 1965 में कॉस्ट ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। 1965 में पहली बार कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ था विद इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 232 बी में एंड 239 मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। ओके, इस सेक्शन से याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लॉ पढ़ते हो, आप ऑडिट पढ़ते हो, आप कॉस्ट ऑडिट पढ़ते हो, तो सेक्शन से याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, बट फिर भी देख लीजिएगा कि कंपनीज एक्ट में इंट्रोडक्शन इसमें था और रिकॉर्ड कैश कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का, कॉस्ट रिकॉर्ड जो था वो मेंटेन करने के लिए आपको
सेक्शन 239 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी होता था। 1965 तक 44 इंडस्ट्रीज वर कवर्ड अंडर कॉस्ट रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस। कॉस्ट ऑडिट इज ऑन कंपनी स्पेसिफिक बेसिस। 2008 में एक्सपर्ट ग्रुप सेटअप टू स्टडी द एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑडिट मैकेनिज्म। 2008 तक की चीज चलती गई, 44 इंडस्ट्रीज कवर हो गई थी। गवर्नमेंट ने कहा भाई एक बार देख तो ले हमारा जो हमने काम करवा रहे हैं हम कॉस्ट ऑडिट का, वो कॉस्ट ऑडिट का काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, एक्सपर्ट ग्रुप सेटअप कर दिया 2008 में। इस एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट बनाई और 2009 में क्या कर दी, सबमिट कर दी अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। 2011 में इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन बाय कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 1956 फॉर मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग डिपेंडिंग ऑन लिमिट ऑफ टर्नओवर एंड लिमिट ऑफ नेटवर्थ एंड इश्यूज कंपनी कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। ओके, यानी 2011 में उन्होंने कहा कंपनी एक्ट 1956 में मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन, जो नेटवर्थ और जो हमने नेट टर्नओवर बताई है, लिमिट क्रॉस करने के बाद उन पर हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन और कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर हम देखें 2014 से जो है ना, 2014 से कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑडिट जो है ना, वो थोड़ा फला फूला है, मतलब उस पर ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस रहा है। इसको हमने बोला कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 इशूड बाय कंपनीज एक्ट 2013। यानी अगर हम बोले 2014 से ज्यादा फोकस रहा सरकार का कॉस्ट ऑडिट को करवाने पर या कॉस्ट ऑडिट की मैकेनिज्म पर। सेक्शन 148 में क्या क्या चीजें कवर है वो देख लेते हैं हम। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर, सीजी में in respect of such class or companies engaged in production of such goods or providing such services as may be prescribed, direct that particular relating to utilization of material, labor or other item of cost as may be prescribed shall also include in the books of account to the company, provided that CG shall before issuing such order in respect of any class of companies regulated under a special act consult the regulatory body constituted or established under such special act। यानी कॉस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए भी कोई ऑर्डर इशू कर सकती है कि भाई इनको कॉस्ट ऑडिट जो है मेंटेन करना पड़ेगा, इनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। If CG is of the opinion that it is necessary to do so, it may order direct that audit of cost record of class of companies which are covered under subsection 1 and which have a net worth of such amount as may be prescribed, turnover of such amount as a provided ना। अभी हम पढ़ेंगे कि टर्नओवर की लिमिट क्या है, कि 25 करोड़, 50 करोड़ क्या है, 35 करोड़, 100 करोड़ क्या है। बट एक टर्नओवर स्पेसिफाइड कर दी, उस टर्नओवर को क्रॉस होने के बाद उन ऑर्गेनाइजेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कहती कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करना पड़ेगा। वो टर्नओवर क्राइटेरिया भी हम पढ़ेंगे आगे। The audit under subsection 2 shall be conducted। ऑडिट कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, जिसने सीडब्ल्यूए सीएमए का फाइनल का एग्जाम क्लियर कर लिया है और अपनी मेंबरशिप ले लिया है, वो प्रैक्टिसाइजिंग कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह काम कर रहा है अभी। The qualification, disqualification, rights, duties and obligations applicable to auditor under this chapter shall so far as may be applicable apply to a cost auditor appointed under this section, and it shall be the duty of the company to give all assistance and facilities to the cost auditor appointed under this section for auditing the cost record of the company। कहने का मतलब ये कि जो कॉस्ट ऑडिटर होगा उसको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी कि वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं है। उसके अलावा जब वो कॉस्ट ऑडिट करेगा तो जिस भी डॉक्यूमेंट का, जिस भी सपोर्टिंग बैकअप का कॉस्टिंग कॉस्ट ऑडिट करते समय उसको रिक्वायरमेंट होगी, कंपनीज को वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। A company shall within 30 days from the date of receipt of copy to the cost audit report prepared in pursuance of direction that under subsection 2 furnish the CG with such report along with full information and explanation every reservation। कॉस्ट ऑडिटर ने जब कंपनी यानी बीओडी को कॉस्ट ऑडिट सबमिट कर दी है तो उस सबमिट करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको XBRL फॉर्मेट में सारे जो कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट है, सपोर्टिंग बैकअप है, जो भी आपको लगता है कि ये नेसेसरी है, सब आपको 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। If after considering the cost audit report referred to under section this information explanation furnished by the company under subsection 6, the CG is of the opinion that any further information or explanation is necessary by any call for such information explanation and the company shall furnish the same which within which such time as a कहने का मतलब ये है कि जब कॉस्ट ऑडिटर ने क्या कर दिया, अपनी कॉस्ट ऑडिट सबमिट कर दी, रिपोर्ट सबमिट करने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को मान लीजिए कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट मिल गई कंपनी से, अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर उसको कोई और सपोर्टिंग बैकअप चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो कंपनी से मांग सकता है और कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये कह रहा है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है कि कोई डिफॉल्ट करे किसी भी काम में कॉस्ट ऑडिट के दौरान, कोई सपोर्टिंग बैकअप नहीं दे रही है, या अगर कॉस्ट ऑडिटर खुद डिफॉल्ट कर रहा है, या फिर वो जो फर्म है कॉस्ट ऑडिट फर्म है वो डिफॉल्ट कर रही है, तो उन पर जो है पनिशमेंट उन पर लगेगा। अब ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट ऑडिट के।
verification of cost account with a view to ascertaining that these have been properly maintained and compiled according to cost accounting system followed by the enterprise. Okay, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है कंपनी. Ensuring that prescribed procedure of cost accounting record rules are duly adhered to detection of error and fraud. कहने का मतलब है, दूसरे पॉइंट का मतलब है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या वो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते समय सारे रूल्स और रेगुलेशन को कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है. डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, अगर कंपनी के अंदर कोई एरर है या कोई फ्रॉड हो रहा है तो कॉस्ट ऑडिटर को वो भी बताना पड़ेगा. वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ, हर एक कॉस्ट यूनिट बतानी पड़ेगी, कॉस्ट सेंटर बताना पड़ेगा. डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, फैसिलिटेशन फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो है गुड्स और सर्विस हैं उनके प्राइस फिक्स करने पड़ेंगे. पेरियोडिकल रिकॉन्सिलेशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको पेरियोडिकली रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में. उनके बीच जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनका डिफरेंसेस आने का क्या रीजंस है. जब हम स्टडी नोट नंबर 2 करेंगे तो उसमें 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं. वो 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यही है कि रिकॉन्सिलेशन रिलेटेड विद कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और काफी ज्यादा दोस्तों वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ensuring optimum utilization of human, physical and financial resources of the enterprise. जो enterprises है उसके जो employees काम कर रहे हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनका सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा. फिजिकल यानी जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका हमें सही से ध्यान रखना पड़ेगा और सही से यूज करना पड़ेगा. अगर जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका जो लोन लिया हमने उस पैसे का भी हमें सही से यूज करना पड़ेगा. डिटेक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल एंड टाइम, जो भी हमारा एबनॉर्मल लॉस है उस एबनॉर्मल लॉस को हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए. दोस्तों जो नॉर्मल लॉस होता है वो दो तरह के लॉस होते हैं, होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस मतलब वो तो होना ही होना है. अगर आप कोई मान लीजिए बर्फ खरीद के लाते हो, आपका बर्फ का बिजनेस है, आप बर्फ खरीद के लाते हो, आप मान के चलते हो कि थोड़ी बहुत तो बर्फ पिघलेगी पिघलेगी, भले आप कितना अच्छा अरेंजमेंट कर ले, थोड़ी बहुत तो बर्फ पिघलेगी पिघलेगी, वो है नॉर्मल. बट आपने मान लीजिए कि मशीनों में रखना था उस बर्फ को, बड़ी बड़ी सिल्लियों को, लेकिन आपने नहीं रखा, उस वजह से वो बर्फ नुकसान हो गई, तो वो एबनॉर्मल लॉस होगा. एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो आपकी गलती की वजह से हुआ है. अगर आप उन बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों को, जो मशीनें, जो रेफ्रिजरेटर, जो बड़े बड़े वेयर हाउस आपने बनाए, अगर आप उनको ढंग से उसमें रखते तो बर्फ की वो पिघलती नहीं. तो ये एबनॉर्मल लॉस है. तो एबनॉर्मल लॉस को कोई भी कंपनी जो है दोस्तों कंट्रोल कर सकती है, लेकिन नॉर्मल लॉस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता. मान के चलेंगे इतना लॉस तो होना ही है. आपको कॉस्ट को किसी भी तरीके से रिड्यूस करना चाहिए. एडवाइजिंग मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एज रिगार्ड द एरियाज वेयर परफॉर्मेंस कॉल्स फॉर इंप्रूवमेंट. आपके जो इंटर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर फर्म कंपैरिजन करना पड़ेगा, और अगर जहां पर कमियां हैं तो उन कमियों पर आपको सुधार करना पड़ेगा. प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू वेरियस ऑपरेशनल डिस्क्लोजर टू द डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा. उसके बाद है दोस्तों द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोस्तों 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते समय, कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करते समय एक कॉस्ट ऑडिटर को क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें उसको ध्यान रखनी चाहिए अगर उसको 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में डीपली नॉलेज है. Provide a structured approach to measurement of cost in manufacturing process or service industry. एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है कि मतलब क्या क्या रूल आपको फॉलो करने चाहिए. इंटीग्रेट हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस. इंटीग्रेट हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हमें उनको फॉलो करना चाहिए. Provide guidance to user to achieve uniformity and consistency in classification, measurement, assignment and allocation of cost. उतना यानी हमें हर साल अपने फॉर्मेट में यूनिफॉर्मिटी रखनी चाहिए और एक कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए. ऐसा नहीं कि कभी हम किसी और कॉस्ट सेंटर में एलोकेट कर रहे हैं, कभी किसी और कहीं और कॉस्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं. हर एक बार हमें अपने फॉर्मेट को क्या करना चाहिए, एक जैसा रखना चाहिए. Arrive at the basis of computing the cost of product, activity or service where required by legal or regulatory bodies. Enable practicing member to make use of cost accounting standard in attestation to journal purpose cost statement. Okay, हमें क्या करना चाहिए, मेंबर को, जो प्रैक्टिसाइजिंग मेंबर है उसको कोशिश करनी चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या यूज करें. Assist in clear and uniform understanding of all the related issues of various organizations, government bodies, regulators, research agencies, academic institutions. Assist in clear and uniform understanding of all the related issues of various users, organizations, government bodies, regulators, research agencies and academic institutions. पहला स्टडी नोट नंबर जो था दोस्तों वो काफी इजी था.
उसमें ऐसा इतना टेक्निकली कुछ नहीं था। लेकिन जो काफी जो स्टडी नोट नंबर 2 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से थ्योरी रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और प्रैक्टिकल 9 क्वेश्चन से एक ना एक इसमें डेफिनेटली आएगा ही आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टडी नोट नंबर जो 2 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टडी नोट नंबर में तो इंट्रोडक्शन था, उसमें ऐसा कुछ था नहीं ज्यादा। स्टडी नोट नंबर कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014। देख लेते हैं क्या क्या रूल्स है। रूल 1 में क्या होता है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। हमारा ऐसे रूल का नाम क्या है, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014। ये कब आया था ऑफिशियल गजट में, 30 जून 2014 में। रूल 2 हमारा हमेशा डेफिनेशंस के लिए होता है, सारी डेफिनेशन जो उसमें कवर होती है रूल 2 में। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बार गो थ्रू कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। याद जो चीजें याद नहीं रखनी है वो मैं आपको बताता चलूंगा। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, किसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है आप देखना आप यहाँ पर। हमने क्या है कि कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करते समय दो सेक्टर्स में बांट दिया, एक होता है रेगुलेटेड और एक होता है नॉन रेगुलेटेड। 6 इंडस्ट्रीज जो होती है ना वो रेगुलेटेड के अंदर कवर होती है। 6 इंडस्ट्रीज के अलावा बाकी सब के सब जिन पर भी टर्नओवर लिमिट क्रॉस करती है वो हमारी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में कवर हो जाती है। 6 यूनिट्स हमारी रेगुलेटेड सेक्टर्स में कवर होती है। 6 यूनिट्स के अलावा बाकी जो भी होती है वो नॉन रेगुलेटेड में होती है। वो रेगुलेटेड के अंदर जो 6 यूनिट्स है वो कौन कौन सी है वो अभी हम आगे देखेंगे। दोस्तों सिंपल सा है, अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। फॉर्म यूज होगा CRA1। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए फॉर्म दोस्तों यूज होता है CRA1। जो चीजें याद रखने की है वो मैं खुद ही आपको याद रखा दूंगा, जो याद नहीं रखने की है मैं साफ बोल दूंगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दो बार बस पढ़ लेना, रिमेंबर कुछ नहीं रखना। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए दो सेक्टर्स बना दिए हमने, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। 6 इंडस्ट्रीज रेगुलेटेड के अंदर कवर होती है, इसके अलावा बाकी की सारी इंडस्ट्रीज नॉन रेगुलेटेड में कवर होती है। वो इंडस्ट्रीज नॉन रेगुलेटेड में कवर होती है अदर देन 6 जो टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है वो पूरा करती है। हमने बोला कि रेगुलेटेड हो चाहे नॉन रेगुलेटेड हो, अगर टर्नओवर 35 करोड़ है या उससे ज्यादा है तो आपको CRA1 फॉर्म में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि किन किन पर कॉस्ट ऑडिट जो है वो एप्लीकेबल होगा। कॉस्ट ऑडिट आप देखना किन किन पर नहीं होगा। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया था दोस्तों मेरे में, मैं बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन मेरे में पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। ध्यान रखना दो सेक्टर्स में हमने बांट लिया, रेगुलेटेड में नॉन रेगुलेटेड में। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा। अगर आप दो सेक्टर्स में बांट दिया, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। 6 इंडस्ट्रीज जो है, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अभी हम पढ़ेंगे। तो वो 6 इंडस्ट्रीज जो है वो रेगुलेटेड सेक्टर्स में अंदर आती है। बाकी के अलावा जो भी 6 इंडस्ट्रीज के अलावा जो भी होती है वो नॉन रेगुलेटेड में कवर होती है। इसके अलावा जो मेन मुद्दा है, अगर आपके टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। फॉर्म यूज होगा CRA1। अब हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑडिट किसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो चाहे रेगुलेटेड हो या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर से हो, अगर वो SEZ के अंदर कवर होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो कॉस्ट ऑडिट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और यदि उसकी सेल का यानी रेवेन्यू का यानी टर्नओवर का 75 करोड़ 75% से ज्यादा अगर उसका फॉरेन एक्सपोर्ट से आता है तो उसके ऊपर भी कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा, भले ही वो रेगुलेटेड हो या नॉन रेगुलेटेड हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी फर्म ऑपरेट करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ में, चाहे वो रेगुलेटेड हो चाहे वो नॉन रेगुलेटेड हो, उस पर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन और दूसरा बात, अगर किसी भी एंटिटी का सेल का 75% से ज्यादा एक्सपोर्ट यानी बाहर देश से पैसा रेवेन्यू है तो वो आपका उस पर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लीजिए A नाम की कंपनी है, यही मेरे भी क्वेश्चन में आया था, ये वाला 75%। तो उस केस में क्या हुआ था कि जो रेवेन्यू का 75% से ज्यादा एक्सपोर्ट से आ रहा था, तो मेरे में सीधा सा आंसर था कि हमारा जो क्या नाम है कॉस्ट ऑडिट का रूल्स है उसमें ये था कि अगर आपकी जो एक्सपोर्ट की सेल अगर 75% से ज्यादा है तो आपको कॉस्ट ऑडिट मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था मेरे केस के अंदर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। मान लीजिए A जो है, A व्यापारी है जिसका 10,000 की सेल है, छोटा सा एग्जाम्पल समझ रहे हैं, 1 लाख की सेल है मान लीजिए एक पर्टिकुलर महीने में या पूरे ही साल में। अगर इसका मान लीजिए 76,000 रुपये, अगर 76,000 रुपये मान लीजिए 76,000 रुपये अगर आता है एक्सपोर्ट से और बाकी का जो है 24,000 आता है आपका डोमेस्टिक सेल से, तो 75% से ज्यादा है इसका, तो इस पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑडिट मेंटेन नहीं करना इसको अगर एक्सपोर्ट से लिए है। अब ध्यान रखना रेगुलेटेड सेक्टर्स में क्या है, अगर किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से मान लीजिए इंडिविजुअल प्रोडक्ट से अगर आपकी टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा है और
एग्रीगेट फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट 50 करोड़ या से ज्यादा है तो ये रेगुलेटेड के लिए एप्लीकेबल होता है कि उनको रूल 4 में कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं तो अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट से 35 करोड़ या से ज्यादा है और एग्रीगेट टर्नओवर एग्रीगेट सभी प्रोडक्ट का मिलाकर अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ या से ज्यादा है तो आपको कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करना पड़ेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए तो एक ही रूल है, अगर ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा फॉर्म CRA1। अब हम पढ़ लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। द रिक्वायरमेंट टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड इन फॉर्म CRA1 हैव बीन पोस्टपोन्ड। इतना यानी CRA1 में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिट any casual vacancy in the office of cost auditor whether due to resignation, death or removal to be filled by the board of director within 30 days or circumstances of within 30 days of cost auditor। कहने का मतलब ये कि अगर आपका कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी जो कॉस्ट ऑडिटर की डेथ हो गई या आपने उसको निकाल दिया या उसने खुद रिजाइन दे दिया तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर एक नया कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। उसको अपॉइंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म CRA2 में सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं इसको। आपकी बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग के 180 दिन के अंदर अंदर आपको यानी कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 180 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा एक ऑडिटर। ठीक है, अपॉइंटेड जो अपॉइंटेड है कैजुअल अगर मान लीजिए अपॉइंटेड जो है, अगर मान लीजिए ऑडिटर की डेथ हो गई या उसने रिजाइन दे दी या आपने ही ऑडिटर को निकाल दिया, वो ढंग से काम नहीं कर रहा था तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर उसकी जो वैकेंसी को फुलफिल करना पड़ेगा, नया ऑडिटर लाना पड़ेगा और फॉर्म CRA2 में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा भाई हमने नया कॉस्ट ऑडिटर रख लिया है। कॉस्ट ऑडिटर को 180 डेज के अंदर अंदर अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी फॉर्म CRA3 में। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर में कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। सिंपल सा एक बार और समझ लेते हैं, सिंपल सा फंडा कुछ है नहीं इसके अंदर। हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए हमने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया तो हमें 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा हमने जो है कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाए या उसने खुद रिजाइन दे दिया या कंपनी उसको निकाल दे तो नया ऑडिटर को 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसकी वैकेंसी फुलफिल करनी पड़ेगी। आपको फॉर्म CRA2 में अपनी नई वैकेंसी फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो कॉस्ट ऑडिटर्स को 180 दिन के अंदर अंदर अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देनी चाहिए कंपनी के पास और कंपनी को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म CRA4 में सबमिट कर देना चाहिए किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ध्यान रखना फॉर्म CRA1 होता है कॉस्ट रिकॉर्ड जब वो मेंटेन करते हैं तो ये सारी चीजें आती है कॉस्ट रिकॉर्ड में कि सब क्लास कॉस्ट एक बार आप देख लो ना, जितनी भी कॉस्ट होती है हमारी कौन से कैपिटल कंजम्पशन के खर्चे हो गए, यूटिलिटीज के खर्चे हो गए, एक बार बस गो थ्रू करोगे आप या याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना आपने कि फॉर्म CRA1 किस लिए यूज होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। फॉर्म CRA2 क्या होता है कि कॉस्ट ऑडिटर को आपने अपॉइंटेड कर लिया तो कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यस हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। और अगर रेजिग्नेशन हो जाती है या डेथ हो जाती है या फिर रिमूव कर दिया जाता है कॉस्ट ऑडिटर को, कंपनी ही कॉस्ट ऑडिटर को निकाल दिया जाए तो उस केस में भी 30 दिन के अंदर अंदर नया कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करो और सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म CRA2 में सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उसको अपना कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देना पड़ेगा, अगर फॉरेन कंपनी तो उसको फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द ऑडिटर्स, आप किस प्रोडक्ट और सर्विस में डील कर रहे हो जिसका कॉस्ट ऑडिट होना है, कॉस्ट ऑडिटर की सारी डिटेल दोगे। फाइनेंशियल ईयर कौन सा कवर्ड है, कॉस्ट किस ईयर का कॉस्ट ऑडिट हो रहा है, जो प्रीवियस कॉस्ट ऑडिटर है उनकी डिटेल देनी पड़ेगी जिनको आपने अपॉइंट नहीं किया। कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी देना पड़ेगा। ऑप्शनल अटैचमेंट कोई और अटैचमेंट जो आपको लगती है कि रेलिवेंट है और आपको भेजनी चाहिए ये। CRA3 में जो कॉस्ट ऑडिटर है वो अपनी जो है कॉस्ट ऑडिट जो है वो सबमिट कर देगा कंपनी को 180 डेज के अंदर अंदर CRA3 फॉर्म में कॉस्ट ऑडिट को सबमिट कर देगा। एनेक्सर टू कॉस्ट ऑडिट में क्या क्या शामिल होंगे, एनेक्सर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। पार्ट 1 जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रोडक्ट सर्विस डिटेल ऑफ कंपनी एज अ होल। फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एवरेजेड कॉस्ट स्टेटमेंट, एवरेजेड कॉस्ट स्टेटमेंट होता है कि जब हम संक्षिप्त में मतलब जो भी डेटा अवेलेबल होता है हमारे पास उसके बेस पर जो हम कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एवरेजेड कॉस्ट स्टेटमेंट। डिटेल ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो आपने मटेरियल कंज्यूम किया उसकी डिटेल, डिटेल ऑफ यूटिलिटी कंज्यूम्ड, डिटेल ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर सर्विस सेक्टर,
एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट, डिटेल ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डिटेल इंडस्ट्री, डिटेल ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पार्ट डी में आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, ये भी हम पढ़ेंगे। वैल्यू एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स, अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन एंड रेशियो एनालिसिस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और रिकंसिलिएशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर्म CRA4 क्या होता है? जब कॉस्ट ऑडिट, जब कंपनी को ऑडिटर से रिपोर्ट मिल गई है तो रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म CRA4 में कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी XBRL फॉर्मेट में, और जितने भी सपोर्टिंग बैकअप है सारे। उसके बाद भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके अलावा भी अगर कोई डिटेल चाहिए होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी से मांग सकती है। हम देखते हैं जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी क्या क्या चीज चाहिए होती है। अगर डोमेस्टिक कंपनी तो अपना कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देगी, अगर फॉरेन कंपनी है तो अपना फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर देगी, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो देगी, सारे प्रोडक्ट की डिटेल देगी जिनमें कंपनी जो डील कर रही है, डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर देगी, डिटेल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, जो कॉस्ट ऑडिटर की जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी बातें हैं, जो उसने पॉइंट्स रखे हैं, वो सारे पॉइंट जो है वो बताएगी यहाँ पर। XBRL फॉर्मेट होगा, अगर जो भी सपोर्टिंग बैकअप है वो सारे के सारे सपोर्टिंग बैकअप जो है कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कंपनी को लगता है कुछ और चीज भी है जो मिस कर रही है कंपनी, तो वो भी कंपनी को देना पड़ेगा। कुछ डेफिनेशन दी गई है वो हम देख लेते हैं एक बार। कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब सिंपल सा है, जिसने CMA का फाइनल एग्जाम क्लियर कर लिया है और उसने अपनी 3 ईयर की मेंबरशिप ले लिया है, वो प्रैक्टिस का काम कर रहा है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मीन द ड्यूली साइंड बाय, मतलब वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का मतलब वो रिपोर्ट जिस पर अपने कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट करने के बाद अपनी रिजर्वेशन, अपनी क्वालिफिकेशन देने के बाद सारे सपोर्टिंग बैकअप अटैच कर दिया और फाइनली उसने अपना साइन कर दिया है। कॉस्ट रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं फॉर्म CRA1 में। बस ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ही ध्यान आपने रखनी है। मींस बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स। ओके, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड में हम सारी मेंटेन करेंगे भाई, क्या क्या प्रोडक्ट है, किस किस में हम डील कर रहे हैं, सारी सबको क्या है बाइफरकेट करना पड़ेगा अलग अलग कॉस्ट में। फॉर्म का मतलब CRA1, CRA2, CRA3, CRA4। फॉर्म का मतलब सिंपल सा है, फॉर्म का मतलब फॉर्म CRA1, CRA2, CRA3। इंस्टीट्यूट का मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1959। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, किसी भी एंटिटी की अगर 35 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर हो जाता है, चाहे वो रेगुलेटेड हो या नॉन रेगुलेटेड, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर्म CRA1 में। कॉस्ट ऑडिट आप पूछ लोगे मुझे, तो कॉस्ट ऑडिट का सिंपल सा फंडा है, कॉस्ट ऑडिट का सिंपल सा फंडा है दोस्तों, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब अगर इंडिविजुअल से उसका, अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट से अगर उसका अगर टर्नओवर पिछले साल का 25 करोड़ या से ज्यादा है और ओवरऑल टर्नओवर अगर उसका 50 करोड़ या से ज्यादा है, तो रेगुलेटेड में और कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। नॉन रेगुलेटेड की टर्नओवर लिमिट 35 करोड़ इंडिविजुअल प्रोडक्ट से और एग्रीगेट सारे प्रोडक्ट को मिलाकर 100 करोड़ या से ज्यादा। 6 इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताई थी, हमने कहा था कि हमने सेक्टर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया है, रेगुलेटेड सेक्टर्स और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। रेगुलेटेड सेक्टर्स का हम देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा था 6 इंडस्ट्रीज रेगुलेटेड के अंदर कवर होती है। टेली कम्युनिकेशन, ध्यान रखना ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, याद तो बिल्कुल भी नहीं रखना आपने, जो मैं बोल रहा हूँ बस आप उसको याद रख लीजिएगा, हो जाएगा काम आपका। इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी कवर होंगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कवर होंगे, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर, शुगर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा बाकी की जितनी भी इंडस्ट्रीज होगी एक बार देख लेंगे आप, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आएगा नहीं। जो चीजें सेक्शन या जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो कर लीजिएगा, कभी कंपनी नहीं पूछती कि किसके अंदर था आया। सिंपल था, 6 इंडस्ट्रीज को आप याद रख लेना। उसके अलावा बाकी की जितनी भी इंडस्ट्रीज टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर रही है उसको वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर कवर होगी। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, एवरी कंपनी अंडर दीज रूल्स इंक्लूडिंग ऑल यूनिट एंड ब्रांचेस देयर ऑफ। सिंपल सा है, कॉस्ट रिकॉर्ड CRA फॉर्म 1 में मेंटेन करना पड़ेगा भाई। किसी की भी कंपनी की अगर मान लीजिए the cost record referred to in sub rules shall be maintained on regular basis in such manner as to facilitate calculation of per unit cost of production or cost of operation, cost of sales and margin for each of its
प्रोडक्ट एंड एक्टिविटीज फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑन अ मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस। यानी कॉस्ट रिकॉर्ड जो आप मेंटेन करोगे वो आपको कंसिस्टेंसी के बेस पर करना है। अगर आप मंथली करना चाहो मंथली कर लो, क्वार्टरली करना चाहो क्वार्टरली कर लो, हाफ ईयरली करना चाहो हाफ ईयरली कर लो, ईयरली करना चाहो ईयरली कर लो, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ईयरली बनाना है कॉस्ट रिकॉर्ड, तो आपको यही हर साल रखनी पड़ेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड। अगर अगला थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, द कॉस्ट रिकॉर्ड शैल मेंटेन इन सच मैनर सो एज टू इनेबल द कंपनी टू एक्सरसाइज एज फार एज possible control over the various operation and cost to achieve optimum economics in utilization of resources, and these records shall also be necessary data which is required to be furnished under these rules। सिंपल सा कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने फॉर्म CRA1 में। अगर किसी भी कंपनी की चाहे वो रेगुलेटेड हो चाहे नॉन रेगुलेटेड, आपको बता दिया रेगुलेटेड के अंदर 6 इंडस्ट्रीज कवर होती है, इसके अलावा बाकी की भी जो टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर रही है नॉन रेगुलेटेड के अंदर कवर होती है। आपको कॉस्ट रिकॉर्ड जो मेंटेन करने पड़ रहे हैं फॉर्म CRA1 में मेंटेन करना आपको पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी भी कॉस्ट रिकॉर्ड कौन एंटिटी मेंटेन करेगी, अगर किसी भी चाहे वो रेगुलेटेड हो या नॉन रेगुलेटेड, अगर उसकी 35 करोड़ या से ज्यादा की टर्नओवर हो रही है तो आपको फॉर्म CRA1 में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑडिट का हमने फंडा सिंपल सा बता दिया है, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। अगर रेगुलेटेड से 25 करोड़ इंडिविजुअल प्रोडक्ट से और एग्रीगेट से 50 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उसको कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करना पड़ेगा। और यदि नॉन रेगुलेटेड है तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट से 35 करोड़ और एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, आपको कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करना पड़ेगा। शॉर्टकट है, इन्होंने घुमा फिरा के एक ही चीज को बार बार बताया हुआ है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं स्टडी नोट नंबर को। अगर हम मेनली बोले कॉस्ट ऑडिट जो है ना, स्कोप पहले से ही इसका था, लेकिन 2014 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया। कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 आए। स्टडी नोट नंबर 1 और 2 में ज्यादा नहीं था, लेकिन स्टडी नोट नंबर जो 2 है उसमें जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। 8 मार्क का मेरे में आया था, जैसे मैंने बताया था ये फॉरेन एक्सपोर्ट वाला 75% या उससे ज्यादा का मेरे जो एग्जाम में आया था 8 मार्क का, और मैंने करेक्ट किया था क्योंकि मैं पढ़ के गया था कंसेप्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में ना, जो 9 क्वेश्चन है ना वो 9 क्वेश्चन आने ही आने हैं। चलिए हम पढ़ते हैं, आजा आइए दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं हमने पढ़ा क्या। कंपनीज कॉस्ट ऑडिट को 2014, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करना पड़ेगा, 2 सेक्टर्स में हमने बांट लिया, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। 6 इंडस्ट्रीज रेगुलेटेड के अंदर कवर होगी, 6 के अलावा बाकी की इंडस्ट्री जो है वो नॉन रेगुलेटेड के अंदर कवर होगी। अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, आपको CRA1 फॉर्म में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, भले ही आप रेगुलेटेड हो या नॉन रेगुलेटेड हो। कॉस्ट ऑडिट के बारे में सिंपल सा फंडा है, किसी भी एंटिटी का अगर फॉरेन से रेवेन्यू 75% से ज्यादा है, कॉस्ट रिकॉर्ड जो है कॉस्ट ऑडिट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रही है, चाहे वो रेगुलेटेड सेक्टर हो चाहे वो नॉन रेगुलेटेड हो, उस पर आपका कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल किस पर होगा, हमने बोला रेगुलेटेड सेक्टर्स में अगर कोई भी टर्नओवर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का अगर 25 करोड़ या से ज्यादा है या एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ या से ज्यादा है, तो उस पर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। नॉन रेगुलेटेड के हमने सिंपल सी कंडीशन बोल दी, 35 करोड़ या से ज्यादा अगर इंडिविजुअल का है और 100 करोड़ या से ज्यादा अगर ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम एग्रीगेट प्रोडक्ट है, तो इसको कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करना पड़ेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे फॉर्म CRA1 में। कोई सी भी अगर आपकी कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म CRA2 में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 दिन के अंदर अंदर आपको बोर्ड मीटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑडिटर अपॉइंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म CRA2 में आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और 180 डेज के अंदर अंदर आपको कॉस्ट ऑडिटर को अपनी कॉस्ट ऑडिट सबमिट करनी पड़ेगी फॉर्म CRA3 में। और जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को मिल जाती है तो कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म CRA4 यानी XBRL फॉर्मेट में अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है सबमिट कर देनी चाहिए। जितने भी ऑडिटर्स के पॉइंट है, जितने भी सपोर्टिंग बैकअप है, सारे अटैच करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जब कंपनी से कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट CRA4 फॉर्म में सबमिट कर लेती है, उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होता है, अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कंपनी से मांगती है, कंपनी को बेहिचक होकर देना पड़ेगा। और एक और बात ध्यान रखनी है कि जब कोई कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करता है तो उस दौरान दोस्तों कंपनी जब कॉस्ट ऑडिट कोई भी चीज मांगता है कंपनी से, तो कंपनी को वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर्म CRA1 में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, आप एक बार देख लीजिएगा, इनको पढ़ने की ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार देना, सारे खर्चों की बाइफरकेशन है। CRA2 में कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपना, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देना पड़ेगा, फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, ऑडिटर्स की डिटेल देना पड़ेगा, आपको किस प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑडिट होना है उसकी डिटेल देना पड़ेगा।
फॉर्म CRA 3 कॉस्ट ऑडिट, जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है कंपनी को तो CRA 3 में करना पड़ेगा। 180 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देनी चाहिए। ये 4 चीजें बेसिक चीजें वो आपको बताना पड़ेगा। CRA 4 क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलने, जब कॉस्ट ऑडिटर कंपनी को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देता है तो 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना चाहिए, अपना CRA 4 फॉर्म में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद सपोर्टिंग बैकअप एनेक्सर्स कंपनी को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब जिसने CMA का फाइनल एग्जाम क्लियर कर लिया है, मेंबरशिप ले लिया है, वो प्रैक्टिस का काम कर रहा है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट वो जिसमें कॉस्ट ऑडिट जो अपने साइन कर देता है सारी रिपोर्ट को चेक करने के बाद। कॉस्ट रिकॉर्ड CRA 1 फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है। फॉर्म का मतलब फॉर्म CRA 1 CRA 2 CRA 3 CRA 4। इंस्टीट्यूट का मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 6 सेक्टर्स रेगुलेटेड होते हैं, उसके अलावा बाकी के जो भी टर्नओवर लिमिट क्रॉस करते हैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में काम आते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर, शुगर, ये सारे कवर होते हैं। इसके अलावा बाकी सब जो भी टर्नओवर लिमिट क्रॉस करते हैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में कवर होते हैं। हमने पढ़ लिया कि कॉस्ट ऑडिट किस पर एप्लीकेबल होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर्म CRA 1 में कॉस्ट ऑडिट हो गया। तो अगर आप स्टडी नोट नंबर 1 और 2 देख लिया हमने, कंप्लीट कर लिया, थ्योरी क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद स्टडी नोट नंबर को अगर नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे तो 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, होपफुली सारे 9 हम करेंगे क्लासेस में। जो भी सिमिलर क्वेश्चंस होगा वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस कराने से हम क्यों क्लास का जो समय है कंज्यूम करेंगे, वो आप कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो हम पूछेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड यानी इस आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट है तो आप उस डाउट को पूछ सकते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कैरी करेंगे, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।